रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिजान् जङ्घान् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। कुछ तकनीकी खराबी के कारण से आज अपना वर्कशॉप या लेक्चर समय पर शुरू नहीं हो सका। मैं निरोग स्ट्रीट की ओर से आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। जब भी हम कोई तकनीकी प्रावधान का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार की संभावना अक्सर बनी रहती है। कुछ देर देते हैं हमारे मित्रों को समाहित होने के लिए और फिर शुरू करते हैं आज का ये 83वें नाड़ी परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे दिन को। एक छोटी सी रिकैप कर लेते हैं जब तक कि हमारे सब मित्रगण आ जावे, तब तक एक हल्का सा रिकैप जो हमारे बहुत तेजी से हो जाए। नाड़ी परीक्षा करने में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो बात है लोकेशन आइडेंटिफिकेशन की। वो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन करने का सिंपल सा तरीका है, हाथ को फोल्ड करो, ये जो 3 लाइनें दिख रही है, इन 3 लाइनों में जो आखिरी लाइन है उसके नीचे आपकी तर्जनी का टिप, ये सामने वाला पोर्शन इतना ही इस्तेमाल करना है, उसे रखें। उसके बाद मिडिल फिंगर, उसके बाद रिंग फिंगर एक लाइन में। ये तीनों जब रखते हैं आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपकी तीनों उंगलियां एक स्तर पर होनी चाहिए और जितना दबाव आप शुरुआत में आपके इंडेक्स फिंगर पर डालते हो, तर्जनी से डालते हो, उतना ही दबाव आपको पूरे तीनों उंगलियों पे डालना है। ये हमारा पहला स्तर है नाड़ी परीक्षा का, जिसे इमीडिएट एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हम 6 चीजें देखते हैं। नाड़ी प्रिकिंग है या सॉफ्ट है। 2 नंबर पर देखते हैं वो नियमित है या अनियमित है, रेगुलर है या इरेगुलर है। 3 नंबर पर देखते हैं वो फुल है या एम्प्टी है। 4 नंबर पर हम देखते हैं कि वो वार्म है या नॉट वार्म है। 5 नंबर पर हम देखते हैं कि कौन से उंगली के नीचे लगता है स्पर्श। और छठी और आखिरी चीज देखते हैं हम कि इसमें हमारा इंटेंसिटी कितना है, और इंटेंसिटी हम काउंट करते हैं 0 to 3+ के स्केल पर। तो ये हमारा पहला स्तर है जो हमें ग्रॉस हैपनिंग इन द बॉडी के बारे में बताता है कि अभी शरीर में क्या घट रहा होगा और कैसे घट रहा होगा। क्या ये विकृत है या प्राकृत अवस्था में है? क्या यहाँ पर हृदय की इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं? क्या ये एक्यूट है या क्रॉनिक है? क्या इसमें अग्निमांद्य की स्थिति होकर आंख की स्थिति निर्माण हुई है? शरीर के कौन से हिस्से में ये काम करता है? अधो, मध्य और ऊर्ध्व, और वहां पर जो कुछ कार्य घट रहा है उसकी तीव्रता कितनी है? ये चारों चीजें हम इस स्तर पर देखते हैं। तो और फिर हम धीरे से उसको रिलीज करते हुए मिनिमम प्रेशर के साथ दूसरी सतह पर जाएंगे। वो है सर्वोपरि सतह, द सुपरफिशियल एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने यार नाड़ी पे हमारी उंगलियां हैं, अब ध्यान से देखना, मेरी तीनों उंगलियां रखी हुई है। अब मैं इनको धीरे धीरे रिलीज करूंगा। इतना रिलीज करूंगा कि मुझे स्पर्श तो मिलना चाहिए पर वो दबाव नहीं करना चाहिए। स्पर्श तो मिलना चाहिए पर उसने दबाव नहीं करना चाहिए। जब ये मिनिमम प्रेशर के साथ मैं नाड़ी देख सकता हूँ, वहां पर हमें
नाड़ी में तीन चीजें देखनी है। पहली चीज है कि कौन से उंगली के नीचे लग रही है, दूसरी चीज है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। दो चीजें हमने कल देखी थी। आज हम तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे मित्रगण आ गए हैं और अभी हमने शुरू करना चाहिए। Should we start? That's the question. तो जब हम हाँ तो हमारा ये तीसरा स्तर जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर में हमें नाड़ी परीक्षा के बारे में जब भी हमने कुछ सुना होगा उसमें हमने एक चीज बड़ी सुनी होगी कि यहाँ पर नाड़ी की गतियां मिलती है। और नाड़ी की गति के बारे में जब हम बात करते हैं तो अनेक अनेक स्वरूप की गतियां होती हैं। कपोत गति, काक गति, पिपीलिका गति, हंस गति, मंडूक गति, मयूर गति, सर्प गति, जलौका गति, अजगर जैसी गति, उष्ट्र गति, गज गति। आप या नंबर ऑफ गतियां बताइए अलग अलग किताबों में। पर अगर हम सबका एक साधारण निकालें, इफ यू गो फॉर द कॉमनेस्ट थिंग, वी फाइंड थ्री गतिज। अब ये गति क्या है? हमने देखा नाड़ी बनती कैसे है। नाड़ी बनने की प्रक्रिया में वो जो एक्सपांशन है वो कौन सी दिशा में हो रहा है, what that defines the morphology of the pulse, और morphology of the pulse is गति। नाड़ी की संरचना उस वक्त जब आप स्पर्श करते हो कैसे मिलती है। नाड़ी की गति का मतलब नाड़ी चलती कैसे है ये नहीं है, क्योंकि हम नाड़ी का चलन तो देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम स्पंद देखते हैं। हम लगातार एक के बाद एक स्पंद को ऑब्जर्व करते हैं, तो नाड़ी कोई हमें चलती हुई तो मिलनी नहीं है। तो ये जो स्पंद का साथ नाड़ी का जो आकारमान में बदलाव है, किस तरीके से नाड़ी में फैलाव हो रहा है, ये फैलाव हमें गति के रूप में समझ में आता है। और यही तीन सबसे कॉमन है। जहाँ पर हमारी बात है सामान्य इंट्रोडक्शन की, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये तीन गतियाँ सबसे महत्वपूर्ण है और ये तीन गतियों का ध्यान करना, तीन गतियों को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ये गतियाँ बड़ी कॉमन है आप सभी को। अभी जैसे अभी ने कुछ ने तो शुरू कर दिया होगा लिखना कि वात की गति है, पित्त की गति है, कफ की गति है। कल से आप मुझे कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ये वात पित्त कफ को कैसे पहचाने। तो ध्यान में रखिएगा ये जो सेकेंड लेवल है सुपरफिशियल लेवल, वो आपको दोषों की स्थिति बताती है। वो आपको दोषों की स्थिति बताती है। दोषों की स्थिति कैसे बताती है? पहली बात, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर वात के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। इंडेक्स फिंगर वात के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। वात के स्थान हम सबको पता है, पक्वाशय, कटी, शक्ति, क्षोत्रास्थि, स्पर्शन इंद्रियम, स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। मिडिल फिंगर हमें पित्त के स्थान में बताती है। पित्त के स्थान नाभिरामाशयो स्वेदो लसिका रुधिरम रसाः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। और ये रिंग फिंगर जो है वो हमें कफ के स्थान के बारे में बताती है। और कफ के स्थान कौन से हैं? उरक कंठ शिरक क्लोम पर्वाणि आमाशयो रसाः मेदो घ्राणंश्च जिह्वाश्च कफश्च सुतरामुरा। यानी तीन प्रधान स्थान हमें वो बताती है। और अगर ये तीन प्रधान स्थान को हम देखेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि हमारे मध्य शरीर के तीन भाग हैं, पक्वाशय, नाभि और उरस्थान। यहाँ प्राधान्य से ये वात, पित्त और कफ के प्रधान स्थान है। पक्वाशय में वात, नाभि के आसपास पित्त और उरस्थान में कफ, ये प्रधान स्थान है। बाकी स्थान उनके वो निश्चित है।
तो हमें यहाँ पर वात स्थान के बारे में पता चलता है, यहाँ पर पित्त स्थान के बारे में पता चलता है और यहाँ पर कफ स्थान के बारे में पता चलता है। अब हमें गतियों के बारे में सोचना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, गति की जानकारी मात्र सुपरफिशियल लेवल पर ही हो सकती है, दूसरे लेवल पर नहीं हो सकती। उसका कारण ध्यान में रखिएगा, बड़ा मजेदार कारण है। कोई बता सकेगा मुझे कि क्यों नहीं मिलेगी दूसरी जगह पर? अरे अभी तक किसी ने टाइप नहीं किया, बढ़िया। क्योंकि हम यहाँ पर नाड़ी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। जब हम किसी भी चीज पर दबाव डालेंगे तो वो थ्रस्ट डालेगी नीचे से, पर हम जब बिना दबाव के महसूस करेंगे तो एग्जैक्टली उसमें होने वाला एक्सपेंशन पता चलेगा और नाड़ी की गति आइडेंटिफाई होती है। कोशिश करिए जरा, आप नाड़ी पे देखिए जरा कैसे गतियां होती है, कुछ महसूस होता है? जैसे मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ आपको, जब हम नाड़ी पे उंगलियां रखते हैं तो हमें नाड़ी पूरी एक ट्यूब के रूप में कभी महसूस नहीं होती। हमें नाड़ी महसूस होती है उसके स्पंदन मात्र में। ये जो स्पंद हो रहा है वो हमें महसूस होता है। तो हमें 3 गतियां समझनी है स्पंद के माध्यम से। माध्यम स्पंदन है, क्योंकि स्पंदन को नहीं समझेंगे तब तक ये गति को नहीं समझ सकते। 3 गतियां हैं, सर्प गति, मंडूक गति और हंस गति। ये क्रमशः वात के कार्य, पित्त के कार्य और कफ के कार्य को बताते हैं। क्रमशः वात के कार्य, पित्त के कार्य और कफ के कार्य को बताते हैं। सांप, अगर आपने देखा सही ढंग से कि सांप चलता कैसे है, तो आपको ध्यान में आएगा बहुत बार बताते वक्त लोग बताते हैं कि सांप ऐसा चलता है, कभी नहीं। सांप जमीन को पकड़ के चलता है, रेंगता है रात। आप दिशा देखोगे सांप के मूवमेंट की, कौन सी दिशा महसूस हो रही है? दोनों तरफ ट्रांसवर्स, दोनों तरफ ट्रांसवर्स। तो अगर आपको नाड़ी पे आपको मिलना स्पंद है, नाड़ी तो मिलनी नहीं है, तो सांप जैसी नाड़ी तो दिखेगी नहीं, आपको मिलेगा क्या? स्पंद। जैसे ये उंगली है मेरी, इस उंगली पे कभी इस पार, 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 ऐसे घूमती हुई मिलेगी। दिख रहा है आपको? और एक और वैशिष्ट्य है, सांप जो होता है ना, वो दोनों तरफ टेपर होता है, नुकीला बन जाता है। वो एक साइज का, एक ट्यूब जैसा पूरा यहाँ से वहां तक एक ही साइज का डायमीटर उसका सांप का कभी नहीं होता। तो अगर आपको उंगली के नीचे इन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकार की स्पर्शन मिलने लगे, अभी आप देखेंगे तो आपको सांप का चित्र नजर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही है सर्प गति। अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार मान के और अलग अलग ट्रांसफर जगह पर। हमारी उंगली ऐसी है ना, तो इसलिए कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसी नाड़ी अगर लगती है। और उसमें हर बार देखो, यहाँ स्पंद लगा, फिर घुमा, 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 यहाँ स्पंद लगा। अलग अलग जगह पर और अलग अलग आकार मान के स्पंद अगर हमें महसूस होते हैं तो उसे सर्प गति के रूप में जाना जाता है। अगर हमें अलग अलग स्थान पर और अलग अलग आकार मान के स्पर्श मिलेंगे तो उसे सर्प गति के रूप में जाना जाता है। अगर मेंढक को आपने देखा होगा चलते हुए, मेंढक चलता नहीं है, ये तो चलने की प्रक्रिया है, ऐसा तो चलता नहीं है। मेंढक उछल कर चलता है।
और उछल कर चलने में हेलो, कैन यू कॉल मी आफ्टर हाफ एन आवर? आई एम इन द वेबिनार राइट। मुझे आप आधे घंटे के बाद बात करिए, मैं वेबिनार में हूँ। मुझे लगा किसी निरोग स्ट्रीट वाले का फोन हो, आज सब गड़बड़ हुई है ना, तो इसलिए उठाया फोन। तो मंडूक जो है वो उछल कर चलता है और उसके उछाल में एक खास स्पेसिफिकेशन है। उसकी पिछली टांगे बड़ी लंबी ताकतवर होती है और सामने वाले छोटे छोटे पाँव होते हैं। तो उसको उछलना जो है, ये उछलना जो है वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, आगे की तरफ, जिसको हम लीप कहते हैं। लीप, आगे उड़ गया। या अगर आगे उड़ने वाली नाड़ी आपको उंगली के नीचे लगी, सर्प में हमें अलग अलग दिशा में चलने वाली नाड़ी नजर आती है, मंडूक में हमें उड़ने वाली नाड़ी नजर आती है सामने की तरफ। तो इसे कहते हैं मंडूक गति। आप नाड़ी पे उंगलियां रखोगे, तीनों उंगलियों में कभी कभी हो सकता है कि एक ही जैसी गति मिले, हो सकता है तीनों उंगलियों में अलग अलग गति मिले, हो सकता है कि दो में अलग मिले, एक में अलग मिले, हो सकता है कि दो में ही नाड़ी मिले या एक में ही नाड़ी मिले या तीनों में नाड़ी मिले। तो घबराना नहीं, जो मिलता है उसको ध्यान रखना। नाड़ी परीक्षा करते हो प्रीजुडिस कभी नहीं होना। पूर्व ग्रह लेकर नाड़ी परीक्षा करेंगे, जवाब 100% गलत आएंगे, 100%। पर आप नाड़ी को देखोगे, जो अनुभव आया है उसको लिख के निकालोगे और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, आपके 100% करेक्ट जवाब आएंगे, 100% करेक्ट। एक में 100% गलती होने की संभावना है, दूसरे में 100% करेक्टनेस है। तो ध्यान में रखना, कभी भी नो प्रीजुडिस बिजनेस। You have to be concentrating on understanding what are the feelings which are available in the pulse, and then you have to note it down, what variations in the pulsation is available to you. And once you note it down, then you can convert it to an understanding of what is happening. Number 2, number 3, ये हुई सर्पगति, मंडूक गति, उछलने वाली। और तीसरी है हंस। अगर आपने हंस देखे होंगे, आजकल जू में देखने को मिलते हैं, तालाब में, बड़े तालाब में, शीत प्रदेश में हंस रहते हैं। और हंस को आप चलते हुए देखेंगे, कभी यूट्यूब पे जाना और सर्च करना हाउ स्वान मूव्स, और आपको ध्यान में आएगा वो बिल्कुल एक सीध में चलते हैं और बिना पानी की सतह को डिस्टर्ब करे तेज चलते हैं, और पानी की सतह को डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल सटल, स्ट्रेट। अगर हमें पल्स, अगर नाड़ी उंगली के नीचे एक लाइन में पल्सेशन मिलते हैं और वो बिना उछाल के है और इधर उधर भी नहीं है और एक साइज के है, सटल, एक जैसे, तो वो है हंस गति। अब ये जो मंडूक गति है वो हमें बताती है वात के कार्य। वात के कार्य आप सबको पता है, वायु यंत्र तंत्र धराः नियंता प्रणेता च मनसा सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः सर्वेन्द्रियार्थानाम अभियोगः। एक फक्स एक्स 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 बहुत लंबा चौड़ा। या फिर वात बढ़ता है तो काश काश नष्ट काम कम पाना बल हृदय इंद्रिय फला। ये सब ध्यान में रखने से दो चीजें ध्यान में रखना, जहां भी वात होगा वहां गति होगी, मूवमेंट होगी किसी न किसी चीज की। जहां भी वात होगा वह ज्ञान की प्रक्रिया होगी। अगर आपको नाड़ी में वात मिलता है तो दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है, गति, या तो गति का कार्यत्व या गति का अकार्यत्व, ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान की अप्राप्ति, दोनों। जैसे नाड़ी में हमने कहा था स्पंदनानाम तो अस्पंदनम परासुरीति विद्या, वैसे ही वात जब कार्यरत होता है तो वो ज्ञान का कारक होता है, या वात के अगर अवरोध हो गया तो वात का ज्ञान के अवरोध होता है। तीसरी चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको सर्पगति मिलती है
और वो विकृत अवस्था में है तो वो पेन को दर्शाती है, वेदनाओं को। वेदना अगर कहीं भी होगी शरीर में तो वो वात में जरूर दिखेगी, क्योंकि वेदना वात के बिना नहीं होती। ये वात का है। पित्त का कार्य जो है वो है तप संताप पित्त। मैं हमेशा निरुक्ति की तरफ जाता हूँ। कार्य की यादी तो आपके सबके पास है, पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आसान वाली बात है। आसान वाली बात क्या है कि जहां पर भी टेम्परेचर मेंटेनेंस होगा, बढ़ा हुआ टेम्परेचर या घटा हुआ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ हेरफेर हुआ तो पित्त का कार्य दिखेगा। पित्त जहां भी होगा वहां परिवर्तन होगा, वर्ण का परिवर्तन, उष्णता का जान, दाह। अगर दाह कहीं भी है वो बिना पित्त के दाह नहीं होता। वात के बिना वेदना नहीं होती, दाह के बिना, पित्त के बिना दाह नहीं होता, और कफ के बिना पूय नहीं होता। कफ का मतलब है श्लेष, आलिंगन, श्लेष्मा, जो बांध के रखता है, जमा करता है, क्लीन करता है, वो है श्लेष्मा कफ। केन फलेन, जो वहां पर द्रवीभूत होता है। तो अगर हमें शरीर में कहीं भी कंजेशन, एक्यूमुलेशन, एग्रेशन मिलता है, ट्यूमर जैसी स्थिति मिलती है, तो हमें नाड़ी में 101% हमें हंस गति मिलती है। मंडूक गति वात के कार्य नहीं बताती है। किसी ने पूछा है मुझे, कोई मेहा करके है, मंडूक गति पित्त के कार्य दर्शाती है, सर्प गति वात के कार्य दर्शाती है, और हंस गति कफ के कार्य दर्शाती है। 3 गति 3 कार्य। इसको और अच्छे स्वरूप से आसानी में ध्यान में रखना है तो मैं एक सिंपल सा फिगर देता हूँ जो मेरा कॉपीराइटेड है। ये चीज को, ये पिक्चर को ध्यान में रखना हमेशा। आपका इंडेक्स फिंगर सीधा, मिडिल फिंगर आधा किया हुआ, और रिंग फिंगर, अंगूठा ऊपर की तरफ। ये जो आधी गति दर्शाता है वो है सर्प गति। दोनों तरफ, नाड़ी के दोनों तरफ आधी चलने वाली गति है सर्प गति। सीधी चलने वाली गति है हंस गति, और ऊपर उठकर चलने वाली गति है मंडूक गति। आसान है ध्यान में रखने के लिए। अगर इतना सा पिक्चर आप ध्यान में रखोगे तो आपको सर्प, मंडूक और हंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधी चलने वाली गति है, यानी आपको यहाँ पर जो फैलाव है वो सामने की तरफ सीधा मिलता है। एक में फैलाव आपको उभर की तरफ मिलता है, और एक में फैलाव आपको आधा मिलता है। वो या तो इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ, सामने या ऊपर की तरफ। ये ऊपर की भी डायरेक्शन है, ऊपर और आगे की तरफ ऐसे जाने वाला मिलता है, तब उसे हम मंडूक गति कहते हैं। ऊपर और आगे की तरफ जाने वाला, सीधा जाने वाला है हंस गति, और आड़ी जाने वाली है सर्प गति। तो वात के स्थान, पित्त के स्थान, कफ के स्थान। अगर आपको इंडेक्स में सर्प गति मिली तो वात के स्थान में वात का कार्य चालू है। यहाँ पर आपको मंडूक गति मिली तो वात के स्थान में पित्त का कार्य चालू है। यहाँ पर आपको हंस गति मिली तो वात के स्थान में कफ का कार्य चालू है। सिमिलरली यहाँ पर सर्प गति मिलने का मतलब है पित्त के स्थान में वात का कार्य चालू, मंडूक गति मिलने में पित्त के स्थान में पित्त का कार्य चालू, और हंस गति मिलने में पित्त के स्थान में कफ का कार्य चालू। रिंग फिंगर में अगर आपको सर्प गति मिलती है तो उसका मतलब है कफ के स्थान में वात का कार्य चालू। यहाँ पर आपको मंडूक गति मिलती है तो कफ के स्थान में पित्त का कार्य चालू है, और अगर हंस गति मिलती है तो कफ के स्थान में कफ का कार्य चालू है। दोषों की स्थान और दोषों के कर्म के बारे में जानकारी हमें सुपरफिशियल में मिलती है। मैं प्रश्नोत्तरों को लूंगा, पर मैं पहले आपको डीप लेवल समझाने के बाद ध्यान में रखना कि आपको उंगलियों के नीचे अलग अलग गति मिल सकती है, और वो प्राकृत भी हो सकती है और विकृत भी हो सकती है। और प्राकृत और विकृत कैसे होता है इसकी जानकारी आपको इमीडिएट एक्सप्रेशन में प्रिकिंग पल्स से मिलती है। अगर पल्स प्रिकिंग है तो वो विकृति की तरफ इशारा करती है, और अगर सॉफ्ट है
तो आपको प्रकृति की तरफ इशारा करती है। ये दो चीजें ध्यान में आई आपके, दो लेवल। अब हम तीसरी लेवल की बात करेंगे, और शायद तीसरी लेवल में आप अपने आप को देख पाओगे कि आप सही में नाड़ी परीक्षा ठीक ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप सबको अपनी प्रकृति के बारे में पता है, प्रकृति परीक्षण आप सब लोगों ने हमेशा किया होगा। नाड़ी परीक्षा के द्वारा प्रकृति का ज्ञान कैसे करना, ये तीसरे लेवल में पता चलता है। अभी हमने पहली बार जो देखा वो बिना किसी दबाव के, कितना दबाव देना है कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। उसके बाद हमने मिनिमम प्रेशर के साथ नाड़ी देखी सुपरफिशियल पे। अभी हमको करना क्या है, हम नाड़ी पे गए, तीनों उंगलियां रखी और पूरी ताकत लगाकर दबा दिया। जैसे ही हमने दबाया, जैसे ही हमने दबाया तो हमारी यहाँ का पल्सेशन बंद हो जाना चाहिए। इतना दबा सकते हैं क्योंकि नीचे बोन है, इसके नीचे बोन है, तो हम इतना दबा सकते हैं कि पल्सेशन बंद हो। अब पल्सेशन बंद होने के बाद आपको तीनों उंगलियां धीरे धीरे उठाना शुरू करना है। जैसे ही पल्सेशन रिगेन हो गया वहीं पे रुकना है। और ध्यान में रखना, रिगेन होते हुए हमेशा रिंग फिंगर में पता चलेगा आपको। जैसे ही वो रिगेन हो गया वहीं पे रुकना है। 6 से 7 पल्सेशन को जाने देना है। जैसे ही 6-7 पल्सेशन गए आपको ध्यान में आएगा कि वो स्टेबल हो रहे हैं, वो आपके नाड़ी में अपनी अलग अलग जगह पर उसका स्पर्श फिक्स हो गया है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है, इंडेक्स में लगता है, मिडल में लगता है या रिंग में लगता है। और दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। यहाँ पर इंडेक्स फिंगर हमें प्रकृतिस्थ वात के बारे में बताता है, मिडल फिंगर हमें प्रकृतिस्थ पित्त के बारे में बताता है, और रिंग फिंगर हमें प्रकृतिस्थ कफ के बारे में बताता है। जिस फिंगर के नीचे सबसे अधिक इंटेंसिटी लगेगी वो आपके प्रकृति का प्रधान दोष है। उससे कम जहां लगेगी वो अप्रधान दोष है। हम अमूमन ये मानते हैं कि नैक दोष जहां तो प्रकृति, तो तीनों में इक्वल लगी है तो वो समदोष प्रकृति है। जिसमें कम ज्यादापन आएगा वहां पर आपको प्रधान और अप्रधान दोष की निश्चिति करनी पड़ती है। मेरा अपना अनुभव है और मानना भी कि नाड़ी परीक्षा से ज्यादा सटीक प्रकृति परीक्षण होता है, क्योंकि आपको करना कुछ है नहीं, सिर्फ उंगली दबानी है, रुकना है 5-6 सेकेंड, और आपको पल्सेशन कौन से उंगली के नीचे ज्यादा से ज्यादा लगता है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद 2 नंबर पे क्या लगता है उसको आइडेंटिफाई करना है। वो आपके प्रकृति का निश्चितीकरण कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी मेरी नाड़ी देखी तो नाड़ी में मेरे सबसे अधिक जो है वो रिंग फिंगर में लगती है, 2 नंबर पर लगता है मिडिल फिंगर में, तो वो बताता है, थोड़ा सा लगता है इंडेक्स फिंगर में भी, तो वो बताता है कि मेरी नाड़ी में भले त्रिदोष कार्यरत है प्रकृतिस्थ अवस्था में, पर सबसे प्रधान है कफ, 2 नंबर पर है पित्त, और हल्का सा वात का कहीं ना कहीं कार्य चल रहा है। इस तरीके की सटीक प्रकृति परीक्षण आप नाड़ी के माध्यम से कर सकते हो। आप सब लोग अपनी नाड़ी के तीसरे लेवल पर जाना और आपके प्रकृति के साथ मैच होता है कि नहीं होता है ये देखकर आप कमेंट बॉक्स में डालना। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। हाँ, ये मेहा जी के प्रश्न का उत्तर, क्योंकि उस वक्त मैंने पढ़ते ही मुझे लगा कुछ तो भी गड़बड़ है। मंडूक गति पित्त के कार्य को दर्शाती है, हंस गति कफ के कार्य को दर्शाती है, और सर्प गति वात के कार्य को दर्शाती है। दोष क्या, संपूर्ण शरीर नॉर्मल अवस्था में यानी प्रकृतिस्थ अवस्था में है या विकृतिस्थ अवस्था में है, वहां पर ये दोष अलग अलग नहीं लगते। प्रकृतिस्थ और नॉर्मल और एबनॉर्मल अवस्था में नाड़ी लगती है। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, अगर आपको दोष का पता है तो डालो। अब तक अभी तक किसी ने दोष तो डाले नहीं, तो दोष क्या है यही पता नहीं है आप लोगों को, तो वो प्रकृतिस्थ है कि विकृतिस्थ है कैसे पता चलेगा। तो जानना जरूरी है कि दोष क्या है, उनको समझो तो बाकी ये ऐसे सवाल आपके मन में नहीं आएंगे। हमें शरीर में होने वाले बदलावों को दोष के रूप में जानते हैं, और ये बदल गुणात्मक होते हैं। तो शरीर में जो गुणात्मक बदलाव होता है उनको हम दोष के रूप में समझने के प्रयास करते हैं। नाड़ी में जो गुणात्मक बदल होता है वो हमें दोषों की
प्रकृतिस्थावस्था या विकृतिस्थावस्था बताती है। नाड़ी में प्रकृति में कौन से प्रकार के दोषों की उल्बणता है यह हमें डीप लेवल में पता चलता है। यहाँ पर इंडेक्स फिंगर हमें प्रकृतिस्थ वात दोष के बारे में बताता है, मिडल फिंगर आपको प्रकृतिस्थ पित्त दोष के बारे में बताता है और रिंग फिंगर प्रकृतिस्थ कफ दोष के बारे में बताता है। भाई ये सर्प मंडूक और हंस गति ये मार्फोलॉजी है पल्स की, और ये सामान्य है, सभी में आपको मिल सकती है, और ये दोनों स्थिति में वही मिलती है। वात में भी, वात के प्रकृतावस्था में या विकृतावस्था में, वात का कार्य जब प्रकृतिस्थावस्था में होगा तब भी आपको सर्पगति ही मिलेगी, और विकृतावस्था में होगा तभी सर्पगति ही मिलेगी। सिमिलरली फॉर पित्त एंड फॉर कफ, क्योंकि ये कार्य को दर्शाती है, अलग नहीं लगती। गति लगने का मतलब विकृति बिल्कुल नहीं। 3 नंबर पर पूछा हमारे पास पेशेंट आएंगे तो हम कैसे उनकी प्रकृति सही एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी तक तो मैंने आपके सामने यही मेहा जी यही बात बताई कि आप उसको प्रकृति परीक्षण के 5 लेवल करेंगे तो तीसरे लेवल में आपको उसकी परीक्षा प्रकृति का परीक्षण हो जाएगा, जैसे आपने अभी हमने आपको आपके साथ शेयर किया, उसे ध्यान रखिएगा। You can do any way you like, Subhaji. You can appreciate. If you are able to appreciate simultaneously or synchronously on all the 3 fingers, you can do that. If you are keeping, but don't move the fingers. What you need to do is you have to make sure that your fingers are not moving, number one, and they are on the same level, same plane all the time. If you are doing it individually. Can Nadi also be Tridoshaja? This question is, I want to rephrase the question. कोमल जी, क्या आप ऐसा जानना चाहती हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है उसके शरीर में तीनों दोषों की इकट्ठा स्थिति है? तो उसका जवाब आपको नाड़ी में मिल सकता है। नाड़ी त्रिदोषज, एक दोषज, द्विदोषज नहीं होती, शरीर होता है, शरीर में होने वाली क्रियाएं होती है। नाड़ी में हम उनका सिर्फ पता लगाते हैं, नाड़ी में हम उनका सिर्फ पता लगाते हैं। तो ध्यान में रखना, त्रिदोषज आपको अगर प्रकृति स्थावस्था में तीनों उंगलियों पर नाड़ी एक जैसी लगती है वो त्रिदोषज प्रकृति को दिखाती है। अभी कुछ प्रश्न आए हैं वो भी देख लेते हैं। Is it Fleming's rule of electric motor? Of course, you have fingers, everybody has fingers and everybody can move his 3 fingers in the way an algorithm can be set. This is my rule, which is copyrighted. Chajet's rule of Nadi Pariksha Gati. Nadi Gati Pariksha. Okay? Remember this. You also can phrase some rule if you find out some relationship with some kind of differentiation where the 3 fingers can be used. You also can do that. अगर हेल्दी है तो कैसी पल्स आएगी बेटा? सॉफ्ट पल्स आएगी, सिंपल, 1, 2 या 3, उस वक्त जहां पर काम चल रहा होगा वैसे आएगी। भाई प्रकृति कफ की है और नाड़ी वात की ज्यादा लग रही है, किधर? आपको हमने 3 लेवल बताए थे, तो आपको तीनों लेवल में पूछना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रकृति कफ की है, नाड़ी किधर लगी आपको, ये इंपॉर्टेंट। वात की नाड़ी, तो ये वात, पित्त और कफ की नाड़ी लगती ही नहीं है। सबसे पहली बात, हमें नाड़ी में या तो वात के स्थान, पित्त के स्थान, कफ के स्थान पता चलते हैं। वात का कार्य, पित्त का कार्य, कफ का कार्य पता चलता है। प्रकृतिस्थ वात, प्रकृतिस्थ पित्त या प्रकृतिस्थ कफ का पता चलता है। तो आपकी प्रकृति कफ है और नाड़ी वात है, तो ये कौन सी जगह पर है ये जब तक नहीं बताएंगे इसका जवाब देना असंभव है। और शायद आपने कहीं पुराने नाड़ी परीक्षा को देखा होगा जिसमें उंगलियों को वात पित्त कफ के रूप में माना जाता था, तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। प्रकृति परीक्षण के लिए आपको नाड़ी पूरी ताकत लगाकर दबानी है जब तक कि पल्सेशन पूरा बंद न हो। जब पूरा बंद होगा तो उसको धीरे धीरे छोड़ना है, और जैसे धीरे धीरे छोड़ोगे तो पल्सेशन रिगेन होगा। जैसे रिगेन हुआ 5 से 6 पल्सेशन तक रुकना है आपको, और रुकने के बाद आपको देखना है कि कौन से उंगली के नीचे पल्सेशन लग रहे हैं, इंडेक्स, मिडल और रिंग।
जहां पर सबसे अधिक लगेगा वो आपके प्रकृतिस्थ सर्वा प्रधान दोष होगा, जिसपे 2 नंबर का लगेगा वो अप्रधान दोष होगा। अगर इक्वल लगता है तो दोनों दोष समान होंगे, तीनों में लगता है तो त्रिदोषज प्रकृति होगी। बहुत डीप और बहुत स्लो पल्स फील होती है। फिर से मेरा सवाल वही है कि किधर। हम लोग 3 लेवल देख चुके हैं, 5 लेवल हमको करना है। आप जब तक ये 5 लेवल की कल्पना को नहीं समझोगे, आप हमारी नाड़ी परीक्षा पद्धति को समझने के लिए असंभव होगा आपको। हाउ कैन वी डायग्नोज डाइजेस्टिव अग्नि? तो हम जब आपको इमीडिएट एक्सप्रेशन बताए थे, वहां पर हमने आपको नाड़ी की उष्णता का परिचय करवाया था, वो अग्नि का परीक्षण है। चकवा के समान नाड़ी गति कैसा पहचानेंगे? चकवा क्या होता है ये हमें नहीं पता, तो उसके जैसी नाड़ी परीक्षा हमको नहीं मालूम, हम नहीं बता पाएंगे। हम तो नाड़ी के 3 गतियां बताते हैं, सर्प गति, मंडूक गति और हंस गति। ये चकवा गति ना मैंने कभी पढ़ी है किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में, ना किसी छोटे पाठ्य किताब में। तो ये जिन्होंने आपको ये शब्द दिया होगा, शायद वो उनका कुछ अनुभव होगा जिसके माध्यम से वो आपको बता रहे होंगे। अगर आप इसके बारे में अधिक जानते हैं तो आप शेयर करिएगा, तो हम उसको कोशिश करेंगे एनालिसिस करने का। क्योंकि चकवा इम्पॉसिबल है बताना, ये शब्द ही नहीं पता, हमने कभी नहीं सुना। और क्या क्या सवाल है? चकवा के गति, are there disease specific nadi? Let us finish these 5 levels and then we go to disease specific nadi. Once again, Chandana ji, I don't understand. Pulse on third and second initially, and you give some more pressure on finger, 3 fingers. You are getting only on 3 fingers. You only use 3 fingers only. So there is, you can get pulsation only on the 3 fingers. We are not using more pulse fingers. We use only index, middle, and ring, 3 fingers only. एज ध्यान में रखना होता है क्या? अर्थात वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ज्ञात मध्य अधिका क्रमात, तो वय की विचार करना चाहिए। वात और कफ दोनों बढ़ा मिलेगा, बढ़ा रहेगा। किधर बढ़ेगा वो इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ अपने आप बढ़ेगा, कोई किसी जगह पे नहीं बढ़ेगा तो मुश्किल है। अगर वात बढ़ा है, वात के स्थान में, पित्त के स्थान में या कफ के स्थान में, कफ बढ़ा है वात के स्थान में, पित्त के स्थान में या कफ के स्थान में, दोनों इकट्ठा बढ़े ऐसा तो नहीं होगा। या तो वात बढ़ेगा या कफ बढ़ेगा। तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कौन से स्थान में। फिर अलग अलग स्थान में अलग अलग दोष बढ़े हुए मिल सकते हैं। भगवान प्रकाश जी अभी रामायण के बाद पूछते हैं कि सीता कौन थी। सुपरफिशियल नाड़ी आपको दोषों की स्थिति बताती है, दोषों के स्थान और गति के माध्यम से दोषों का कार्य। The entire significance of all the points of nadi are made to understand the variations in the pulse and to make it diagnosable. अगर हम डायग्नोसिस करने के लायक बनाना चाहते हैं तो उसको हम ये बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये बिंदुओं पर ध्यान नहीं रखेंगे तो नाड़ी परीक्षा किसी भी प्रक्रिया को सीखने के लिए उसमें उपयुक्त सभी बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते। प्रकृति वातज है और गति मंडुक फील हो रही है। प्रकृति स्थान में गति मंड नहीं होती है बेटा। फील नंदिनी जी, प्रकृति हम डीप लेवल में देखते हैं, वहां पर गति फील नहीं होती क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा दबाव डीप लेवल में होता है। अरे यार ये बार बार क्यों पूछते हो आप? मेरे किताब का नाम कल ही बताया था मैंने, पल्स डायग्नोसिस इन कंप्यूटर एज। अभी तक आपको 5 स्टेप हमने बताई नहीं तो समराइज कैसे करेंगे? कल बाकी 2 स्टेप बताएंगे, उसके बाद समराइज कर सकेंगे। अभी तक 3 स्टेप बताई थी, पहले 2 स्टेप आज
लेक्चर के पहले समराइज की थी, तीसरी स्टेप अभी बताइए। बिल्कुल, आपने जो पूछा है कि मध्यमा पे अगर सर्पगति महसूस हो रही है तो पित्त के स्थान में वात का कार्य चल रहा है, ऐसा ही समझना चाहिए। बिल्कुल सटीक। भगवत, आप मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिएगा। यहाँ पर नाड़ी के क्लास में दवाई बताना ठीक नहीं है। मेरा नंबर लिख लीजिएगा, 9819232755। 9819 मैं उसमें डाल देता हूँ, तो आपको सबको जिसको भी कुछ पर्सनल सवाल पूछने होंगे वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये बढ़ना तो पता नहीं मुझे, मैंने बढ़ने की बात तो की नहीं। हमने बात की आपको कार्य चल, कफ के स्थान में अगर पित्त का कार्य चल रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन की, पचन की, अग्नि की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा समझना चाहिए। दूत नाड़ी का परीक्षण भी होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ पर सिखाया जाता है। ये अगर आपका प्रश्न हो तो उसका जवाब ना है। आप ये फिर से हर बार मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको प्रश्न पूछ रहा है, जो आपको फील मिलती है वो कौन से लेवल पर मिलती है ये बताने की कृपा करें। उसके बिना जवाब देना संभव नहीं होगा। हाँ, अगर आप सुपरफिशियल पे है मेहा जी, और आपको ये जो इंडेक्स फिंगर के नीचे आपको फीबल और सॉफ्ट पल्स कहा आई, वहां पर ध्यान में रखिएगा, हर स्थान में 5 लेवल है, 5 सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है। आप इधर का उधर, उधर का उधर मिक्स करके भेल नहीं बना सकते। ये 5 कोर्स मील है, इसको 5 कोर्स मील के रूप में खाना पड़ेगा। आप स्टार्टर में एपेटाइजर नहीं मिला सकते, मेन कोर्स में आप सूप नहीं डाल सकते। ध्यान में रखना, ये 5 कोर्स मील है, इसमें 5 अलग अलग लेवल्स है, 5 अलग अलग लेवल्स को अलग अलग एनालिसिस करना जरूरी है। नाड़ी में जैसे ही आप दबाव कम ज्यादा करोगे आपको अलग अलग स्पर्शेशन मिलेगा, और ये अलग अलग पल्सेशन मिलना ही नाड़ी परीक्षा का मूल हेतु है। वो अलग अलग पल्सेशन नहीं मिला तो आप नाड़ी परीक्षा कर ही नहीं सकते, अलग अलग मिलता है, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये हम बात आपको आखिरी दिन करेंगे कि कौन से एज में नाड़ी सही मिलती है, कैसा मिलती है। अगर आप होस्ट को कहेंगे जिनको बात करना है वो अनम्यूट करे तो आप मुझसे बात कर सकोगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे, जितने लोगों ने हाथ ऊपर करे हैं वो अनम्यूट करें अपने आप को। मेघा जी यू कैन स्पीक, सोनिका जी यू कैन स्पीक, और कौन है भाई तीसरा हाथ ऊपर किया हुआ बंदा? मुझे तो 2 ही मिल रहे हैं। हाँ, आप दोनों जन अगर आप बात करना चाहते हो, सुमित जी, तो अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक, मेक इट फास्ट। अगर बात करनी है तो जल्दी करिए। हेलो। हाँ, बोलिए ना यार, टाइम पास मत करिए। हाँ सर, अगर पित्तस्थान में वात का कार्य चल रहा है तो क्या डायग्नोस कर सकते हैं सर हम? नहीं, डायग्नोस आपके 5 लेवल पूरे होना नहीं कर सकते। एक तो सर डायग्नोसिस करने की चेष्टा करेंगे, निश्चित रूप से गलत। 5 लेवल है अपनी, हमने अभी तक 3 लेवल सिखाई है, आपको याद है कौन सी 3 लेवल हमने आपको अभी पूछा, उसका जवाब तो दीजिए भाईजान। हाँ, इमीडिएट एक्सप्रेशन, एक, दो, सुपरफिशियल एक्सप्रेशन और डीप एक्सप्रेशन।
तीन लेवल बताई। जब तक आपके पास 5 लेवल पूरी नहीं हो तब तक आप निदान नहीं कर सकते, क्योंकि निदान एक इंटीग्रेटेड फेनोमेना है। वो तो भी सर उसका मतलब क्या समझना सर? पित्त स्थान में जो वात का ये कार्य चल रहा है। पित्त स्थान में वात का कार्य चालू। पित्त के स्थान कौन से है? पक्वाशय, कटी, नहीं, पित्त के स्थान नाभिरामाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिरम, रसः, दृक्स्पर्शनम च पित्तस्य, नाभिरत्र विशेषता। इनमें से किसी एक स्थान पर या सभी स्थान पर उस वक्त वात की प्रक्रिया चल रही है। वात की प्रक्रिया क्या है? चलत्व या ज्ञान ग्रहण, ये दोनों प्रक्रिया है। तो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या हो रहा है। इसलिए आपको समग्र रूप में नाड़ी देखनी पड़ेगी। टुकड़े टुकड़े में नाड़ी देखेंगे तो आपको जवाब नहीं मिल सकता। जैसे नाभि में अगर वात का कार्य मिलता है आपको, हम्म, तो आपको अग्निसंदुक्षण का कार्य मिलना चाहिए। हम्म। ध्यान में आया आपके? हाँ सर। रूप में अगर वात का कार्य मिलता है तो वेदना मिल सकती है, अगर विकृत है तो, और प्राकृत है तो फड़फड़ाना मिल सकता है, फैसिकुलेशन। ओके ओके। You have to identify every single thing, but you cannot frame it without having all those 5 levels together. Diagnosis is a complex process. You want to diagnose by just keeping your fingers on the pulse. That is the most silly thing probably happening in Ayurveda. People diagnose by their experience, not by the pulse. Those who are keeping fingers on the pulse and diagnosing, they are definitely doing a good diagnosis, but that diagnosis is not by analysis of the pulse. That is by sheer experience they have gathered over the years, and that is why they are unable to explain it to anybody. This ये नाड़ी है तो आपको रक्त पित्त मिलेगा, बहुत इम्पॉसिबल है कहना ऐसा, क्योंकि वो उन्होंने अनुभव जमा किया है, लाइक आर्ट फॉर्म। बट साइंस कैनॉट बी एन आर्ट फॉर्म, इट हैज टू बी एक्सप्लेन टू अदर्स। So it has to be have some kind of equations. If this is happening, this is what. नाड़ी में आपको एनालिसिस करना है तो नाड़ी का परीक्षण है, ध्यान में रखना। आप लोग दुर्दैव से परीक्षा करने की कोशिश कर रहे हो दोषों की, परीक्षा करने की कोशिश कर रहे हो व्याधियों की। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। what you are doing is you are examining the pulse, and by examining the pulse and the finding of the pulse, you are inferring to the condition and the status of the patient. That inference is a latter phenomena, not the initial finding. Initial finding, you are examining the pulse. Like, what does it mean? I'm giving a very simple example. You can answer this. Increased eosinophils. My eosinophils are 17. Tell me, what is could be the diagnosis? Yes sir, repeat sir question. Eosinophil is 17. Diagnosis. Allergies or pitta, shita pitta. Now, there could be multiple phenomena. Tropical eosinophilia. There can, Asthmatic. there can be worms. So you cannot diagnose by single item. Diagnosis needs a complex phenomena. We have 5 levels of the pulse, which I have explained to you on the very first day. Those who have attended my first day lectures should have got this in the mind. And if unfortunately you people are changing yourself, some people are coming on the first day because I cannot see anybody. So if you are continuously listening to me for the 5 days, you will be definitely able to do the pulse diagnosis. I am teaching pulse diagnosis for 29 years now, and I have taught more than 55,000 students across the world. Out of them, 96% of the people are able to practice pulse diagnosis regularly, because it's a mathematical phenomena. I call it as an easy pulse diagnosis. It's purely technical pulse analysis. And if it is complex, if it is on your own experience, then it becomes complex. I have to tell you, oh, this pulse, when you feel a silk phenomena moving down your pulse of the right hand side or left hand side, you cannot identify them. You need to be more specified. So you have to see along with your guru the same pulse at least 5-6 times, and then recognize that condition.
but in that condition, like somebody asked, Chakwa Nadi, Chakwa Gati, I have never heard of it. Rather, I have not heard Chakwa Shabd in relationship with Nadi. Chakwa is a Marathi word which is very specifically used for Bhul Bhulaiya. When you are seeing like myriads is the right word. आपको पानी दिख रहा है सामने और वहां जाके पता चलता है ही नहीं, इसको कहते हैं चकवा मराठी में. पर ये चकवा नाड़ी आई डोंट नो, क्योंकि नाड़ी के बारे में ये शब्द मैंने कभी नहीं सुना. अब किसी एक गुरु के पास उनका अपना अनुभव होगा. मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी गुरु के पास अनुभव नहीं होते. भारतवर्ष में अनेकों वैद्य हैं जिनके पास नाड़ी परीक्षा का अपना स्रोत है, अपना अंडरस्टैंडिंग है, अपना नॉलेज है और वो सक्सेसफुल नाड़ी परीक्षक है. सवाल ये है कि क्या वो सिखा सकते हैं क्या? दूसरे को बताना पड़ेगा आपको. सिखाने का मतलब क्या है? जो मुझे आता है वो मैं दूसरे को बताऊं तब जाके वो शास्त्र बढ़ेगा. अगर मुझे आता है और मेरे साथ मैं मर गया लेके उस शास्त्र को, तो आयुर्वेद के साथ सबसे बड़ी खतरनाक समस्या तो यही रही है. मैं तो फर्स्ट जनरेशन वैद्य हूँ और शायद लास्ट जनरेशन है मेरे फैमिली में. तो मेरी आगे की जनरेशन कौन? तो आप लोग हो. जो नॉलेज मुझे आता है जब तक मैं किसी को दूं नहीं तो वो बढ़ेगा कैसे? आज तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 50-55 हजार लोगों को नाड़ी परीक्षा सिखाई, तो उसमें से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो मेरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं. मैंने बृहस्पति देव त्रिगुणाकी जी के प्रोसेस को फॉलो किया. अब बृहस्पति देव त्रिगुणाकी जी ने कहाँ से किया मुझे नहीं मालूम. अब उस प्रोसेस को उनके जैसा ही फॉलो करता हूँ क्या मैं? तो उसका जवाब ना है. हमने उसको अल्टर किया हमारे तरीके से. इसलिए अल्टर किया क्योंकि मुझे लगता है कि नाड़ी परीक्षा सिखाते आनी चाहिए. जब मैं सीख सकता हूँ तो दुनिया का हर वैद्य सीख सकना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल है ही नहीं. आपको नाड़ी में सिर्फ स्पर्श तो करना है और स्पर्श आपको आता है. आपकी उंगलियां स्पर्श सक्षम है, आपकी नाड़ी आपकी जिंदा है. आप पेशेंट पे नाड़ी पे उंगली रखोगे वो जिंदा होगा तो उसकी नाड़ी चलेगी. अब नाड़ी में स्पंदन मिलेगा तो उस स्पंदन को एनालाइज करना है, बस उस स्पंदन को समझने की कोशिश करना. इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है. तो कोशिश करते हैं इसी तरीके के. कुछ और सवाल आए हैं दिखता. दूध नाड़ी परीक्षण भी होता है क्या? तो बता दिया हमने, दूध नाड़ी परीक्षण होता है. अभी तक जो मैंने बताया वो 100% प्रैक्टिकल है. नाड़ी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्सपांड होती हुई मिली तो उसको कहते हैं सर्पगति. उभर कर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई मिली तो उसको कहते हैं मंडूक गति. और सामने की तरफ सटल रूप में जाती हुई मिलती है तो उसको कहते हैं हंस गति. इतना सिंपल. हाँ, लास्ट 2 वीडियोस की रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है बेटा, मैं नहीं दे पाऊंगा. हाँ, ये निरोग स्ट्रीट के पास है. आप निरोग स्ट्रीट से पूछिए. मेरे ख्याल से फेसबुक पे लाइव हो रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है. तो अगर आप यूट्यूब के निरोग स्ट्रीट के यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे जाओगे तो शायद वहाँ मिल पाएगी, पर आप उनसे कंफर्म कर लेना. इंडेक्स फिंगर में आपको डीप लेवल में इंडेक्स फिंगर में मिल रही तो आपकी प्रकृति में वात की प्रधानता है. किधर शो हो रहा है भाई? क्या शो करना है आपको सोनिका जी? मैं नहीं समझ पाया कि ये शो क्या होता है. प्रश्न में प्रकृति हर बार सेम आएगी क्या? आनी चाहिए, नॉर्मली आती है. एज का नाड़ी बता दिया मैंने. सवाल इनिशियली आई गॉट पल्स और रिंग. थैंक यू. अगर इंडेक्स फिंगर में फीबल और सॉफ्ट पल्स, ये जब तक आप स्थान नहीं बताओगे मैं आपको उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा. मैंने नंबर दिया है आपको सबको, अभी शायद मिलेगा. देखो सबको देख लीजिए, आ गया सबके सामने. तो शायद ये मिल जाएगा आपको. मेरा नंबर लिख लेना चाहते हैं तो लिख लीजिए 9819232755. आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं. आपके पर्सनल प्रॉब्लम हो तो, नाड़ी के बारे में प्रॉब्लम हो तो हम ग्रुप में बात करेंगे.
धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे। कल नाड़ी के बच्चे में 2 स्तर देखेंगे और उसके बाद नैदानिक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। इसी समय इसी चैनल पर। आशा करता हूँ कि कल कोई टेक्निकल हिच नहीं होगी, हम शार्प 7 बजे शुरू कर पाएंगे। आज हमारा लिए करीबन 20 मिनट हम ज़्यादा ले लिया। मेरा अगला प्रोग्राम है अभी। धन्यवाद।